अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ता टकराव। सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना जरूरी है। जून 2025 तक अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर कोई भी सीधा व्यापक सैन्य हमला नहीं किया है। जो खबरें आप सुनते हैं, जो तनाव आप महसूस करते हैं, वो एक अलग तरह की लड़ाई का हिस्सा है। एक ऐसी लड़ाई जो परछाई में, डिजिटल दुनिया में और कूटनीति के गलियारों में लड़ी जा रही है। ये सीधे टकराव से बचने की एक जटिल रणनीति है, जहां हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाता है। लेकिन सीधी सैन्य कार्रवाई न होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। बिल्कुल इसके विपरीत। अमेरिका और उसके सहयोगी, खासकर इजराइल, लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बाधित करने और उसकी गति को धीमा करने के लिए कई गुप्त और प्रकट तरीकों का इस्तेमाल करते रहे हैं। इनमें साइबर हमले शामिल हैं, जैसे कि स्टक्सनेट वायरस, जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूज को तबाह कर दिया था। इसके अलावा ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हत्याएं भी हुई हैं, जिससे उनके कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। इन अभियानों का मकसद ईरान को उस सीमा रेखा को पार करने से रोकना है, जहां से परमाणु हथियार बनाना महज एक छोटा कदम रह जाए। इस पूरी तस्वीर में आर्थिक प्रतिबंधों की भी एक बड़ी भूमिका है। अमेरिका ने ईरान पर इतने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं कि उसके लिए विदेशी तकनीक हासिल करना या अपने परमाणु कार्यक्रम में भारी निवेश करना लगभग असंभव हो गया है। इन सब तरीकों का मिला जुला असर यह हुआ है कि ईरान का कार्यक्रम रुका तो नहीं, पर उसकी रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। यह एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां दोनों पक्ष सीधी जंग से बचते हुए एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम इसी छुपी हुई जंग की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि अगर यह तनाव सीधी सैन्य कार्रवाई में बदलता है तो उसका स्वरूप क्या हो सकता है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2010 में दुनिया अभी डिजिटल खतरों को पूरी तरह समझ भी नहीं पाई थी। तभी एक ऐसा साइबर हथियार सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। इसका नाम था स्टक्सनेट। ये कोई साधारण वायरस नहीं था। यह एक बेहद जटिल और लक्षित डिजिटल मिसाइल थी, जिसे कथित तौर पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तैयार किया था। इसका एकमात्र मकसद था ईरान के सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र नतांज को निशाना बनाना। यह वायरस चुपके से ईरान के सिस्टम में दाखिल हुआ और उन सेंट्रीफ्यूज को नियंत्रित करने वाले कंप्यूटरों को अपना शिकार बनाया, जो यूरेनियम को संवर्धित करने का काम करते हैं। स्टक्सनेट ने जो किया वह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। इसने सेंट्रीफ्यूज को इतनी तेज गति से घुमाया कि वे खुद ही तबाह हो गए, जबकि कंट्रोल रूम में बैठे ईरानी इंजीनियरों को सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा। यह एक अदृश्य दुश्मन का हमला था, जिसने बिना एक भी गोली चलाए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सालों पीछे धकेल दिया। इस हमले ने दुनिया को दिखा दिया कि भविष्य की जंग सिर्फ मैदानों में नहीं, बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़ी जाएगी। इसने यह भी साबित कर दिया कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, भले ही इसके लिए उन्हें युद्ध के पारंपरिक नियमों को फिर से लिखना पड़े। साइबर हमलों के साथ साथ एक और खौफनाक रणनीति अपनाई गई, ईरान के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को खत्म करना। 2010 से 2020 के दशक के बीच ईरान के कई प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की एक एक करके हत्या कर दी गई या वे संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। ये कोई सामान्य हत्याएं नहीं थीं, ये बेहद सुनियोजित और पेशेवर तरीके से किए गए लक्षित हमले थे। इन वैज्ञानिकों में से हर एक ईरान के परमाणु कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी था। उनकी मौत का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की जान जाना नहीं था, बल्कि उस ज्ञान और अनुभव का खत्म हो जाना था जिसे दोबारा हासिल करने में सालों लग जाते हैं। इन हत्याओं में सबसे बड़ा नाम था मोहसिन फखरीजादेह का, जिन्हें ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता था। 2020 में उनकी हत्या एक रिमोट कंट्रोल मशीन गन से की गई, जो दिखाता है कि हमलावर कितनी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान ने इन हत्याओं के लिए सीधे तौर पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया, और कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का भी मानना है कि इसके पीछे इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का हाथ हो सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था, जिसका मकसद ईरान के बाकी वैज्ञानिकों में डर पैदा करना था और उन्हें यह संदेश देना था कि वे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। सीधी सैन्य कार्रवाई या गुप्त अभियानों के अलावा एक और मोर्चा है जहां अमेरिका ने ईरान पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया है, और वह है अर्थव्यवस्था का मोर्चा। अमेरिका ने ईरान पर इतिहास के कुछ सबसे कड़े और व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना है,
ताकि उसके पास अपने महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम को फंड करने के लिए पैसा ही न बचे। ये प्रतिबंध ईरान के तेल निर्यात को निशाना बनाते हैं, जो उसकी आय का मुख्य स्रोत है। साथ ही उसके बैंकिंग सिस्टम को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से लगभग काट दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना, विदेशी मुद्रा हासिल करना और जरूरी तकनीक या उपकरण खरीदना बेहद मुश्किल हो गया है। परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक विशेष सामग्री और पुर्जों का आयात लगभग नामुमकिन हो गया है। इन प्रतिबंधों ने ईरान की आम जनता के जीवन को भी बहुत प्रभावित किया है, जिससे देश के अंदर एक सामाजिक और राजनीतिक दबाव भी बना है। अमेरिका की रणनीति स्पष्ट है, ईरान को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दो कि वह या तो बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो जाए, या फिर उसका परमाणु कार्यक्रम खुद ब खुद संसाधनों की कमी के कारण दम तोड़ दे। पर्दे के पीछे चल रहे गुप्त अभियानों और आर्थिक दबाव के साथ साथ अमेरिका और इजराइल ने सार्वजनिक मंचों से भी ईरान को लगातार चेतावनी दी है। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। अमेरिकी और इजरायली नेता बार बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कूटनीति और प्रतिबंध विफल हो जाते हैं तो सभी विकल्प मेज पर हैं, जिसका सीधा मतलब सैन्य कार्रवाई होता है। ये चेतावनियां सिर्फ खोखली धमकियां नहीं हैं। इन बयानों के साथ साथ फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ाई जाती है। अमेरिकी विमान वाहक पोत, बॉम्बर जेट्स और नौसैनिक बेड़े इस क्षेत्र में नियमित रूप से गश्त करते हैं, जो ईरान के लिए एक सीधा संदेश होता है। इजराइल भी समय समय पर अपनी वायुसेना की क्षमताओं का प्रदर्शन करता है और ऐसे सैन्य अभ्यास करता है जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का पूर्वाभ्यास लगते हैं। इस दोहरी रणनीति का मकसद ईरान को लगातार इस दुविधा में रखना है कि क्या अमेरिका और इजराइल वाकई हमला करेंगे, और अगर करेंगे तो कब और कैसे। यह अनिश्चितता ईरान को कोई भी बड़ा कदम उठाने से रोकती है। तो इन सभी कोशिशों, साइबर हमलों, हत्याओं, प्रतिबंधों और धमकियों का नतीजा क्या निकला है? जून 2025 तक की असल स्थिति यह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बाधित जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। इन सभी रणनीतियों ने मिलकर ईरान की गति को काफी धीमा कर दिया है, उसे तकनीकी रूप से कई साल पीछे धकेल दिया है और परमाणु बम बनाने की उसकी राह में कई बाधाएं खड़ी कर दी हैं। स्टक्सनेट जैसे हमलों ने उसके सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचाया, वैज्ञानिकों की हत्याओं ने उसके ज्ञान के भंडार को चोट पहुंचाई और प्रतिबंधों ने उसके संसाधनों को सुखा दिया। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी है। उसने अपने परमाणु संयंत्रों को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया है, उन्हें पहाड़ों के नीचे गहरी भूमिगत सुविधाओं में स्थानांतरित कर दिया है ताकि वे हवाई हमलों से बच सकें। उसने अपने साइबर सुरक्षा तंत्र को भी मजबूत किया है और यूरेनियम संवर्धन का काम भी जारी रखा है, भले ही धीमी गति से। तो आज की तस्वीर यह है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने के बहुत करीब है, लेकिन उसने अभी तक अंतिम कदम नहीं उठाया है। ये एक नाजुक संतुलन है जो कूटनीति, दबाव और गुप्त अभियानों के दम पर टिका हुआ है, जहां कोई भी पक्ष सीधी जंग नहीं चाहता। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है, अगर अमेरिका सीधी सैन्य कार्रवाई करने का फैसला करता है तो वह कैसी दिखेगी? सबसे पहला और सबसे संभावित विकल्प एक व्यापक हवाई और मिसाइल हमला होगा। अमेरिका का लक्ष्य ईरान के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित परमाणु ठिकानों को नष्ट करना होगा, जैसे कि नतांज और फोर्डो। फोर्डो संयंत्र एक पहाड़ के नीचे बहुत गहराई में बना है, इसलिए उसे तबाह करने के लिए साधारण बम काफी नहीं होंगे। इसके लिए अमेरिका को अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। इनमें B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर शामिल होंगे, जो रडार की पकड़ में आए बिना ईरान के हवाई क्षेत्र में घुस सकते हैं। ये बॉम्बर GBU-57 MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जैसे विशाल बम गिरा सकते हैं, जो कई फीट कंक्रीट और चट्टान को भेद कर भूमिगत बंकरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। साथ ही F-30 और F-62 जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों को तबाह करने में मदद करेंगे, ताकि बॉम्बर्स अपना काम आसानी से कर सकें। ये एक बेहद जटिल, समन्वित और विनाशकारी हमला होगा, जिसका मकसद ईरान की परमाणु क्षमता को एक ही झटके में खत्म करना होगा। हवाई हमलों के साथ साथ या शायद उनसे भी पहले एक और मोर्चा खोला जाएगा, साइबर युद्ध का। जैसा कि हमने स्टक्सनेट के मामले में देखा, अमेरिका के पास ईरान के डिजिटल बुनियादी ढांचे में घुसपैठ करने की जबरदस्त क्षमता है। एक पूर्ण सैन्य अभियान की स्थिति में
अमेरिकी साइबर कमांड ईरान के पूरे सैन्य नेटवर्क को ठप करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब होगा ईरान के रडार सिस्टम को अंधा करना, ताकि वे आने वाले अमेरिकी विमानों को न देख सकें। उनकी वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करना, ताकि वे मिसाइलों को न रोक सकें। यही नहीं, साइबर हमले सीधे परमाणु संयंत्रों के कंट्रोल सिस्टम को भी निशाना बना सकते हैं, जिससे वहां अफरा तफरी मच सकती है या उपकरण खराब हो सकते हैं। संचार प्रणालियों को जाम किया जा सकता है, ताकि ईरानी सैन्य कमांडर अपनी टुकड़ियों को आदेश न दे सकें। बिजली ग्रिड को ठप किया जा सकता है, जिससे पूरे शहर अंधेरे में डूब जाएं और सैन्य अभियानों में बाधा आए। यह एक अदृश्य लेकिन उतना ही विनाशकारी हमला होगा, जो भौतिक हमलों के लिए रास्ता साफ करेगा और ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर देगा। विकल्प 3, समुद्र से घेराबंदी। ईरान की एक लंबी तटरेखा है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी तक फैली हुई है। यह उसे समुद्र के रास्ते व्यापार और सैन्य आवाजाही की सुविधा देती है, लेकिन यही उसकी एक बड़ी कमजोरी भी है। अगर युद्ध छिड़ता है तो अमेरिकी नौसेना इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाएगी। अमेरिकी विमानवाहक पोत, जो अपने आप में एक तैरते हुए सैन्य अड्डे की तरह होते हैं, फारस की खाड़ी में तैनात हो जाएंगे। इन विमानवाहकों से लड़ाकू विमान ईरान के तटीय ठिकानों पर लगातार हमले कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स और क्रूजर जहाज टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से लैस होते हैं। ये मिसाइलें सैकड़ों मील दूर से दागी जा सकती हैं और ईरान के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटरों और अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों को सटीकता से निशाना बना सकती है। अमेरिकी नौसेना ईरान की नौसेना को बंदरगाहों में ही कैद कर सकती है और उसके तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक सकती है। यह समुद्री घेराबंदी ईरान को दुनिया से काट देगी और उसकी अर्थव्यवस्था और युद्ध लड़ने की क्षमता पर गहरा प्रहार करेगी। विकल्प 4, जमीन पर विशेष अभियान। हालांकि अमेरिका ईरान पर एक बड़े जमीनी आक्रमण से बचेगा, क्योंकि यह बहुत खूनी और लंबा खींच सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी सैनिक ईरानी धरती पर कदम नहीं रखेंगे। अमेरिका अपनी सबसे प्रशिक्षित और घातक स्पेशल फोर्स यूनिट्स का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि नेवी सील्स या डेल्टा फोर्स। इन विशेष बलों को गुप्त अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जो दुश्मन की सीमा के बहुत अंदर किए जाते हैं। उनका मिशन हवाई हमलों से बचे हुए लक्ष्यों को नष्ट करना हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक स्पेशल फोर्स टीम को हेलीकॉप्टर या पनडुब्बी के जरिए गुप्त रूप से ईरान के अंदर भेजा जा सकता है। उनका काम किसी खास परमाणु वैज्ञानिक को पकड़ना, किसी महत्वपूर्ण तकनीक या दस्तावेज को हासिल करना, या किसी भूमिगत सुविधा के प्रवेश द्वार को धमाके से उड़ाना हो सकता है। ये बहुत जोखिम भरे मिशन होते हैं, लेकिन अगर सफल हो जाएं, तो वे युद्ध के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकते हैं। ये अभियान दुश्मन के मन में यह डर भी पैदा करते हैं कि वे कहीं भी कभी भी निशाना बन सकते हैं। इस संभावित संघर्ष में अमेरिका अकेला नहीं होगा। मध्य पूर्व में उसके कई शक्तिशाली सहयोगी हैं, जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। इनमें सबसे प्रमुख नाम इजराइल का है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इजराइल के पास एक बहुत ही उन्नत वायु सेना और खुफिया एजेंसियां हैं। वह इस अभियान में सीधी भूमिका निभा सकता है, अपने लड़ाकू विमानों से ईरान पर हमला कर सकता है, या फिर अपनी खुफिया जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं से अमेरिका की मदद कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सहयोगी सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश हैं, जो ईरान को एक क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं। वे सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होने से बच सकते हैं, लेकिन वे अमेरिका को अपने हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकते हैं। उनके रडार सिस्टम ईरान की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद कर सकते हैं। यह लॉजिस्टिकल समर्थन अमेरिकी सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे उन्हें ईरान के करीब से ऑपरेट करने की सुविधा मिलेगी। इन सहयोगियों का साथ अमेरिका की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा और ईरान को एक साथ कई मोर्चों पर उलझा देगा। तो हमने देखा कि कैसे अमेरिका और ईरान के बीच एक अदृश्य जंग दशकों से जारी है, और अगर यह सीधी लड़ाई में बदलती है तो उसका भयानक स्वरूप क्या हो सकता है। हवाई हमलों से लेकर साइबर युद्ध तक और स्पेशल फोर्स के अभियानों से लेकर सहयोगियों की मदद तक, अमेरिका के पास ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए कई विकल्प हैं। लेकिन हर विकल्प के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम जुड़ा हुआ है। ईरान चुपचाप बैठने वाला देश नहीं है। वह जवाबी कार्रवाई करेगा, जिससे पूरे मध्य पूर्व में आग लग सकती है। यही सबसे बड़ी वजह है कि हम सीधी जंग से अब तक बचे हुए हैं।
अगर अमेरिका सीधी कार्रवाई करता है तो यह एक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है जिसमें कई देश प्रभावित होंगे। ईरान अपने प्रॉक्सी लड़ाकों जैसे कि हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के जरिए इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है। वह हॉर्मुज जल्द मरुमध्य को बंद कर सकता है जिससे दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इस तबाही की आशंका ही दोनों पक्षों को संयम बरतने पर मजबूर करती है। इसी वजह से दोनों पक्ष फिलहाल कूटनीति और दबाव का सहारा ले रहे हैं, सीधी जंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तनाव एक ऐसी रस्सी पर चलने जैसा है जहां एक भी गलत कदम सब कुछ तबाह कर सकता है। भविष्य में क्या होगा यह कहना मुश्किल है। क्या कूटनीति जीतेगी या फिर एक दिन हमें उस सैन्य टकराव की खबर मिलेगी जिसका डर सबको है? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष कितनी समझदारी और दूरदर्शिता से काम लेते हैं। तब तक दुनिया की नजरें इस नाजुक संतुलन पर टिकी रहेंगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।